हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी जैन जे.वी. जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर से आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय में रासायन विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात आज हमें जिन उद्देश्यों की प्राप्ति होंगी वे इस प्रकार हैं। हम जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारकों से प्राप्त आयनों का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। पीएच स्केल द्वारा अम्लों तथा क्षारकों के विलयनों की प्रबलता की समझ हमारे अंदर विकसित हो जाएगी। पीएच पत्र द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले सामान्य पदार्थों के पीएच मान की जांच करने में हम सक्षम हो जाएंगे और दैनिक जीवन में पीएच के महत्व से परिचित होंगे। इससे पूर्व भाग 1 में पूर्व व्याख्यान में हमने जाना था कि अम्लों का स्वाद खट्टा एवं क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल व क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचकों के द्वारा अम्लों तथा क्षारकों की पहचान करना सीखा। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन हमने पहले भाग में किया था। हमारे आज के अध्याय में प्रमुख शिक्षण बिंदु इस प्रकार हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं, क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं, सभी अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है और दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। आज हम इन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम शिक्षण बिंदु अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार धात्विक ऑक्साइडों की अम्लों से अभिक्रिया होती है। क्रियाकलाप: एक परख नली में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लेकर हिलाते हुए इसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं। तो हम एक परख नली लेते हैं और उसमें कॉपर ऑक्साइड की मात्रा लेकर धीरे धीरे उसे हिलाते हुए उसमें हम HCl मिलाते हैं। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। हम देखते हैं कि विलयन का रंग नील हरित ब्लू ग्रीन हो जाता है तथा कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। आप देख रहे हैं, जब कॉपर ऑक्साइड में HCl मिलाया जाता है तो इन दोनों की अभिक्रिया से एक नील हरित रंग उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर सेकंड क्लोराइड लवण बनने के कारण होता है। बच्चों, जब कॉपर ऑक्साइड में HCl अम्ल मिलाया जाता है तो इन दोनों की अभिक्रिया से वहाँ एक लवण का निर्माण होता है जो कॉपर सेकंड क्लोराइड के नाम से जाना जाता है और उसका रंग नील हरित होता है। इसी कारण विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है। तो हमने देखा धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया किस प्रकार से लिखी जा सकती है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं: धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल एरो लवण प्लस जल। यहाँ पर हमने धात्विक ऑक्साइड के रूप में कॉपर ऑक्साइड लिया। जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एक लवण कॉपर सेकंड क्लोराइड प्राप्त होता है और हमें जल भी मिलता है। इस कॉपर सेकंड क्लोराइड का रंग नील हरित होता है। इसी के कारण पूरे विलयन का रंग नील हरित हो जाता है। उपरोक्त अभिक्रिया क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है। कैसे समान है? आप जानते हैं कि अम्लों के साथ क्षारक ही अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो जब यहाँ अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है और यहाँ भी लवण और जल का निर्माण हो रहा है तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि क्षारक ही अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसी कारण धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे कि धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले शिक्षण बिंदु क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। इसे भी हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का जल या चूने का पानी जो एक क्षारक है में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस परख नली में यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न की जा रही है, जो इस परख नली ए से इस निकास नली के द्वारा एक परख नली बी में पहुंच रही है, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन यानी चूने का जल है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के जल में प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर दूधियापन विलुप्त हो जाता है। जो क्रियाकलाप अभी हमने देखा उसमें होने वाली अभिक्रियाओं को निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का जल जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट लवण प्राप्त होता है, जो एक सफ़ेद अवक्षेप के रूप में होता है। इसी सफ़ेद अवक्षेप के कारण चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। जब इस अवक्षेप में पुनः और अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो एक जल में विलेयशील लवण कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। जैसे जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है वह दूधिया रंग विलुप्त होने लगता है। तो हमने जाना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। आप जानते हैं कि क्षारक के साथ अम्ल ही अभिक्रिया करके जल और लवण का निर्माण करते हैं। तो चूंकि ये क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर CO2 जो कि क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है जो क्षारक से अभिक्रिया कर रहा है और जल और लवण का निर्माण कर रहा है, तो इसलिए यह अधात्विक ऑक्साइड क्या है, अम्लीय प्रकृति का होगा। तो अब हम बात करते हैं अगले शिक्षण बिंदु की, क्या सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं। बच्चों, पिछले भाग में हमने अध्ययन किया था कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करते हैं कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। तो हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप क्या है, एक कॉर्क में 2 कीले लगाकर इन कीलों को धात्विक तारों के द्वारा 6 वोल्ट की बैटरी एवं स्विच और बल्ब के साथ जोड़ देते हैं। इस कॉर्क को एक बीकर में रखते हैं और इस बीकर में थोड़ा तनु HCl अम्ल डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसी क्रिया को हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी दोहराएंगे। जब इसमें तनु HCl अम्ल मिलाकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हम क्या प्रेक्षण करते हैं। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित H पॉजिटिव धनायनों के द्वारा होता है। जब हम इस क्रियाकलाप को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराते हैं तो भी हम देखते हैं कि बल्ब जलने लगता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सभी अम्लीय विलयनों में धनायन H पॉजिटिव होता है, जिससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और इन्हीं उत्पन्न आयनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। इसलिए अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। अब हम इस परीक्षण को ग्लूकोज और अल्कोहल के विलयनों के साथ दोहराते हैं। जब हम बीकर में अम्ल के स्थान पर एक बार ग्लूकोज या अल्कोहल का विलयन लेते हैं और पुनः विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो हम क्या परीक्षण करते हैं, क्या प्रत्येक स्थिति में बल्ब जलता है। ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं, इसी कारण इनके विलयनों में बल्ब नहीं जलता है। क्या अर्थ हुआ, यानी ग्लूकोज और
अल्कोहल जब हम बीकर में लेते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो बच्चों हम देखते हैं कि बल्ब नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? सोचिए। इसका कारण यह है कि जलीय विलयन में अल्कोहल और ग्लूकोज का आयनन नहीं हो पाता। आयनों की अनुपस्थिति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता और इसी कारण बल्ब नहीं जलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि क्षारकों का उपयोग करके भी इस क्रियाकलाप को दोहराइए। अब आप क्या करेंगे? इस क्रियाकलाप को क्षारकों का प्रयोग करके दोहराएंगे और आप देखेंगे कि क्या उनके साथ बल्ब जलता है अथवा नहीं। अब हम नए शिक्षण बिंदु की चर्चा करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? क्या अम्ल एवं क्षारक केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए हम इसकी जांच एक क्रियाकलाप के द्वारा करते हैं। क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं? हम एक परख नली में लगभग 1 ग्राम ठोस सोडियम क्लोराइड लेते हैं और उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। परीक्षण कीजिए क्या इसमें से कोई गैस बाहर निकलती है। अब परख नली के मुख पर एक सूखा लिटमस पेपर और एक नम लिटमस पेपर लाइए। आप क्या परीक्षण करेंगे? हमने परीक्षण किया कि निकास नली के मुख से एक गैस बाहर आ रही है जो HCl गैस है, क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट लवण और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है। जब यह गैस परख नली के मुख से बाहर आती है और इसके संपर्क में सूखा नीला लिटमस पेपर लाया जाता है तो हम देखते हैं कि यह सूखे नीले लिटमस को प्रभावित नहीं करती है, जबकि जब हम एक नम लिटमस पेपर परख नली के मुख पर लाते हैं तो हम देखते हैं कि गैस के संपर्क में आकर यह नम लिटमस पेपर नीले से लाल हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चों निष्कर्ष क्या निकलता है? क्रियाकलाप के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शुष्क HCl गैस हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती है। हमने देखा कि जब परख नली के मुख पर सूखा नीला लिटमस पेपर लाया जाता है तो लिटमस पेपर गैस से प्रभावित नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुष्क अवस्था में HCl गैस ने कोई भी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं किए और अब उसने अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित नहीं किया, इसलिए लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। नीले लिटमस पत्र के संपर्क में आकर जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण नम नीला लिटमस पत्र नीले से लाल हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि जल में HCl गैस अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है। बच्चों जब हम नम नीला लिटमस पेपर परख नली के मुख से निकलने वाली गैस के संपर्क में लाते हैं तो हम देखते हैं कि यह नीले से लाल हो जाती है। ऐसा किस कारण हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जब HCl गैस नम नीले लिटमस पेपर के संपर्क में आती है तो उसकी नमी में HCl गैस आयनित हो जाती है और वह आयनित होकर H पॉजिटिव आयनों का निर्माण करती है। H पॉजिटिव आयनों के कारण ही HCl गैस अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है और आप जानते ही हैं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, इसलिए नम नीला लिटमस पेपर नीले से लाल हो जाता है। जल की उपस्थिति में HCl गैस हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करती है। जब HCl गैस नम नीले लिटमस पेपर के संपर्क में आती है तो वह आयनित होकर हाइड्रोनियम आयनों का निर्माण करती है। बच्चों जैसे ही जल के संपर्क में HCl गैस आती है तो वह तुरंत हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयनों का निर्माण करती है, लेकिन H पॉजिटिव आयन जलीय माध्यम में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। वे जल के अणुओं से संयोग करके तुरंत हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए जलीय माध्यम में जलीय विलयन में अम्ल हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। तो हमने जाना अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन अथवा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही हमें मिलते हैं।
अभी हमने बात की कि जलीय विलयन में अम्लों का क्या होता है, तो आइए ऐसे ही हम चर्चा करते हैं जलीय विलयन में क्षारकों का क्या होता है। अम्लों की भांति जब किसी क्षारक को जल में घोला जाता है तो क्षारक आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो जैसे अम्ल जल में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक इसी प्रकार से कोई क्षारक जल में आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता है। यहाँ हम देख सकते हैं NaOH और KOH ये क्षारक हैं। जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयनों को उत्पन्न करते हैं। तो अब इस क्रियाकलाप से हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन तथा सभी क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। बच्चों, इस अध्याय के पूर्व भाग में हमने जाना था कि किस प्रकार से अम्ल क्षारक सूचकों का प्रयोग करके हमने पता लगाया था कि कोई पदार्थ अम्ल है अथवा क्षारक। क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? अम्ल एवं क्षारकों के विलयनों की प्रबलता हाइड्रोजन आयन सांद्रण पर निर्भर करती है, यानी कि किसी अम्ल अथवा क्षारक में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कितना है, इस बात पर निर्भर करती है उस अम्ल या क्षारक की प्रबलता। सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता ज्ञात की जा सकती है। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। अभी मैंने आपको बताया सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। आइए हम इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। बच्चों, ये है हमारे पास सार्वत्रिक सूचक पत्र, जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर बोलते हैं। ये हमारे पास पेपर हैं, पेपर स्ट्रिप्स हैं। जब हम इस पेपर को इस विलयन में डिप करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका कलर परिवर्तित हो जाता है। अब हमारे पास एक दूसरा विलयन है, इसमें डिप करने पर इस स्ट्रिप का कलर चेंज हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रिप्स के कलर में चेंज हुआ। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों विलयनों के अंदर हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण अलग अलग है, क्योंकि इंडिकेटर पेपर के द्वारा दोनों के अंदर हमें भिन्न भिन्न रंग प्राप्त हुआ। इनमें से एक बीकर में HCl अम्ल है जिसका pH 1 है, और एक बीकर में हमारे पास सिरका यानी कि एसिटिक अम्ल है जिसका pH मान 2.5 है। अब हम बात करते हैं एक नए शिक्षण बिंदु pH स्केल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सोरेनसन वैज्ञानिक द्वारा एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। इस pH स्केल में जो P है वो पुसांस यानी पोटेंस को प्रदर्शित करता है, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है। pH का शाब्दिक अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात कि किसी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कितना है। तो pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन की शक्ति या सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। इस स्केल पर 0 से 14 तक की संख्या अंकित होती है। यह संख्या किसी विलयन के pH मान को दर्शाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास सोरेनसन द्वारा विकसित एक pH स्केल है जिस पर 0 से लेकर 14 तक संख्याएं अंकित हैं। यहाँ 0, 1, 2, 3 होते हुए 14 तक अंकित है। इस pH स्केल में 0 से लेकर 6.9 तक pH मान अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, जबकि ठीक pH मान 7 होने पर विलयन की उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करता है एवं 7.1 से लेकर 14 तक pH मान क्षारक प्रकृति को प्रदर्शित करता है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बढ़ता जाता है, आप देख रहे हैं ये नीले वाला जो क्षेत्र है धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहा है।
तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बढ़ता है, ठीक ऐसे ही किसी भी विलयन की अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है और उसका पीएच मान घटता जाता है। जबकि क्षारकों के लिए यह हाइड्रोजन आयन सांद्रण कम होता जाता है एवं हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण बढ़ता जाता है। हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण के बढ़ने के साथ साथ या हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के घटने के साथ साथ उसकी क्षारक प्रकृति बढ़ती जाती है एवं पीएच मान भी बढ़ता जाता है। इस बात को बच्चों हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास दो विलयन ए और बी हैं, विलयन ए का पीएच मान 3 व विलयन बी का पीएच मान 6 है, तो आप बताइए कि ए और बी में से किसकी अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होगी या किस अम्ल की प्रबलता अधिक होगी। तो मैंने आपको अभी बताया पीएच मान जितना कम होता जाता है उतनी ही उसकी प्रबलता बढ़ती जाती है। तो जिस विलयन का पीएच मान 3 होगा वह 6 पीएच मान वाले विलयन से अधिक प्रबल होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये हमने अभी पीएच स्केल से जाना। पीएच मान सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच चार्ट है जिस पर 0 से लेकर 14 पीएच मान तक हमें अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं। तो आइए हम सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर के द्वारा कुछ विलयनों के पीएच मान की जांच करते हैं। हमारे पास ये एक विलयन है। जब हम इसमें सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर को डिप करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। यदि हम इसे चार्ट से मिलाएं तो हम देखते हैं कि यह हमें यहाँ लाल रंग प्राप्त होता है जो कि लगभग 1 पीएच मान पर प्राप्त होता है। अब आप देखिए इसमें हमने लिया HCl अम्ल जिसका पीएच मान 1 है। ठीक इसी प्रकार से अब हम एक दूसरा विलयन लेते हैं। जब हम इसमें इस पेपर को डिप करते हैं तो इसका रंग भी परिवर्तित हो जाता है। यदि हम इसके रंग को इस चार्ट से मिलाकर देखें तो यह हमें लगभग यहाँ पर प्राप्त होता है, यानी कि इसका पीएच मान 2 से 3 के बीच में है। इस विलयन में हमने लिया नींबू का रस जिसका पीएच मान होता है 2.2। एक दूसरे विलयन की बात करें तो जब हम एक नए विलयन में इस सार्वत्रिक सूचक पत्र को डिप करते हैं तो हम देखते हैं इसका रंग इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है और जब हम चार्ट से इसको मिलाते हैं तो यह हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, यानी कि इस लिए गए विलयन का पीएच मान लगभग 7 के निकट होना चाहिए। तो बच्चों हमने इस बीकर में लिया है शुद्ध जल और आप जानते हैं शुद्ध जल उदासीन होता है और अभी हमने जाना उदासीन विलयनों का पीएच मान 7 होता है। तो इसमें शुद्ध जल है जिसका पीएच मान 7 हुआ। और इसी प्रकार से एक और विलयन है। जब इसमें हम इस पेपर को डुबोते हैं तो इसका रंग गहरा नीला हो जाता है। जब हम इसको चार्ट से मिलाते हैं तो इसका रंग हमें गहरा नीला कुछ यहाँ प्राप्त होता है जो कि लगभग 14 पीएच मान को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों हमने इस बीकर में लिया है NaOH विलयन जिसका पीएच मान 14 होता है। इस प्रकार से इस क्रियाकलाप के द्वारा आपने जाना कि किस प्रकार सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से हम विभिन्न विलयनों के पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नए शिक्षण बिंदु दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। बच्चों पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 पीएच प्रास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान जब
5.6 से कम हो जाता है तब यह अम्लीय वर्षा बन जाती है। और जब यह अम्लीय वर्षा नदियों में मिलती है तो नदियों का जल अम्लीय हो जाता है और ऐसे जल में जलीय जंतुओं की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, यानी कि उन्हें उस जल में जीवित रहना कठिन हो जाता है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है, यानी कि विभिन्न प्रकार की फसलें अलग अलग पीएच मान वाली मिट्टी में उगती हैं। उनके पौधे के अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए यह आवश्यक है कि समय समय पर खेतों के मिट्टी का पीएच मान जांच करते रहना चाहिए ताकि हमें स्वस्थ पौधे प्राप्त हो एवं अच्छी फसल प्राप्त हो। इसी प्रकार हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, हमारा उदर यानी पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो पेट को बिना नुकसान पहुंचाए भोजन का पाचन करता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। जब कभी अधिक गरिष्ठ तला भुना मसालेदार भोजन खा लेते हैं तो अपच की स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारा उदर अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जिससे हमारे उदर में जलन एवं दर्द होने लगता है। ऐसी स्थिति में आप क्या सुझाव देंगे? यदि कोई कहता है कि हमें अम्लता हो गई है, एसिडिटी हो गई है, तो आप उसे क्या लेने का सुझाव देंगे? निश्चित रूप से आप उसे किसी दुर्बल क्षारक लेने के लिए कहेंगे। तो ठीक ऐसी स्थिति में हम एंटासिड्स जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देते हैं जिससे पेट की अम्लता शांत हो जाती है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। हमारे मुख में जब लार का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। हमारे दांतों पर एक पॉलिश होती है जिसे हम कहते हैं इनेमल, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। हमारे मुख में जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का यह इनेमल धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। इसी प्रकार पशुओं एवं पौधों द्वारा भी कुछ रसायनों को उत्पन्न किया जाता है जिससे वो क्या करते हैं, अपनी आत्मरक्षा करते हैं। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जिसे मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इसके उपचार के लिए बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है जो अम्ल को उदासीन करके जलन को शांत करता है। कुछ आपको गृह कार्य दिया जा रहा है जो कि आपकी NCERT की बुक से ही है। आपको इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और स्वयं इनके उत्तर आपको लिखने हैं। अगले भाग में हम क्या सीखेंगे बच्चों? इस अध्याय के अगले भाग में हम सीखेंगे लवण क्या होते हैं, विभिन्न लवणों के निर्माण, उनके गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस भाग में इतना ही, शेष चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।